नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स यानी 106 जो सब्जेक्ट है उसमें यूनिट नंबर 5 सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर जिसको सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास हम किसे कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी शेप या साइज का हो, वो अपना एक ग्रेविटी फोर्स अर्थ सरफेस की तरफ लगाता है। अगर हम इसको कंसंट्रेट मानना चाहें, क्योंकि एक जो कंप्लीट जो बॉडी है, ये कंपोनेंट है, वो हजारों लाखों पार्टिकल से बना होता है और हर एक पार्टिकल का जो यहाँ पर पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर एक पार्टिकल का अपना कोई ना कोई वेट होगा, वो डाउनवर्ड लगेगा। यानी अगर हम बात करें तो लगभग हर पॉइंट पर ग्रेविटी फोर्स लगेगा, यहाँ 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 हर हर पॉइंट पर ग्रेविटी फोर्स लगेगा। तो इनफाइनाइट ग्रेविटी फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगेंगे जो कि डाउनवर्ड होंगे। तो क्या ऐसा कोई हम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं जिस पर ये जो टोटल ग्रेविटी फोर्स, इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटी फोर्सेस लग रहे हैं, वो सारे के सारे एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाए और उतना ही किसी भी इक्वेशन में, किसी भी कैलकुलेशन में उतना ही इफेक्ट दे? तो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम डिफाइन कर सकते हैं जो कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटी फोर्सेस है, जो इनफाइनाइट ग्रेविटी फोर्सेस हैं, वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होता हुआ नजर आएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जिस पर उसका ग्रेविटी फोर्स या उसका मास सेंटर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन हम वापस देखते हैं इसकी। इन एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट द पॉइंट एट विच द मास ऑफ द होल ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेट। यानी किसी ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट जिस पर उस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट मास जो है कंसंट्रेट किया हुआ माना जा सके। इन अदर वर्ड्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड टू बी फोकस्ड ऑन दिस पॉइंट। यानी ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर इसका ग्रेविटी फोर्स जो है फोकस किया हुआ या कंसंट्रेट किया हुआ माना जा सके। इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक डेफिनेशन और आती है सेंट्रोइड। अब ये सेंट्रोइड क्या चीज है? सेंट्रोइड जो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह ही इसकी डेफिनेशन होती है, लेकिन ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या ज्योमेट्रीज के लिए डिफाइन होती है। क्योंकि 2 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री होती है वो मासलेस होती है। इसमें सिर्फ दो डायमेंशन होती है, यानी इनका वॉल्यूम, यानी इनका वॉल्यूम अगर ज़ीरो है तो जाहिर सी बात है इनका कोई मास नहीं होगा, और जब मास नहीं होगा इन ऑब्जेक्ट का तो ये मासलेस होगी। और मास नहीं होगा इसका मतलब इनका कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी चीज़ों पर लगता है जिनका कोई ना कोई मास हो। तो यहाँ देखिए, मासलेस अगर ज्योमेट्री है लेकिन फिर भी इसका कोई ना कोई एरिया होगा। जब एरिया होगा तो उसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा जिस पे पूरा का पूरा एरिया कंसंट्रेट माना जा सके, या फिर मोमेंटम कैलकुलेशन या किसी भी तरीके की कैलकुलेशन में इस पूरे एरिया का एक सेंटर डिफाइन किया जा सके। तो सेंट्रोइड की जो डेफिनेशन हम लिखेंगे, द सेंटर ऑफ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री विच आर मासलेस इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्या मेथड्स हैं अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं? तो सबसे पहले अलग अलग केसेस लेते हैं। मान लीजिए कुछ पार्टिकल्स हैं हमारे पास, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, और उन पार्टिकल्स का अपना अपना एक मास होगा, m1 m2 m1 m2 m3 m4। अगर इस कॉम्बिनेशन के लिए, इस अरेंजमेंट के लिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? यानी एक बिखरा हुआ मास है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कुछ फिक्स नंबर 4 5 10 ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे कि माना कि इस केस में हमने 4 जो है पार्टिकल्स माने हैं, m1 m2 m3 m4, और ये चारों जो पार्टिकल्स हैं इनकी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, कार्टेशियन यानी xy कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम लोकेशंस इस तरीके से डिफाइन करते हैं। x1 y1, यानी जो m1 है y एक्सिस से x1 दूरी पर है और x एक्सिस से y1 दूरी पर है। इसी तरीके से m2 के लिए x2 y2, यानी ये y एक्स से
y2 दूरी पर डिस्टेंस पर है और यहाँ से ये x2, यहाँ से y2 डिस्टेंस पे है और यहाँ पर से x2 डिस्टेंस पर है। सेम चीज़ सभी के लिए अप्लीकेबल होगी। अब कॉन्सेप्ट जो है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस तरीके से होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी इस सिस्टम के बीच में कहीं पर भी आएगी तो उसका मोमेंटम किसी भी x के रेस्पेक्ट में उतना ही मोमेंटम देगा जितना ये चारों मिलकर के देंगे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पूरा मास कंसंट्रेट माना जाएगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो मास होगा, मास ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी कैपिटल M, और वो चारों का एडिशन होगा। और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मास का जो x और y कोऑर्डिनेट के साथ जो मोमेंटम होगा वो इन चारों के मोमेंटम के सम के बराबर होगा। तो अगर मैं मोमेंटम बैलेंस करूं अबाउट x एक्सिस, तो यहाँ पर देखिए mx मोमेंटम एक्सिस अबाउट x एक्सिस, सॉरी यहाँ पर आएगा y एक्सिस, आएगा यहाँ पर y एक्सिस। तो ये होगा mx यानी मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी will be equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4। यहाँ से अगर हम x कैलकुलेट करें तो m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो ये x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। इसी तरीके से मोमेंट बैलेंस अबाउट x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंटम बैलेंस, तो ये डिस्टेंसेस सारी y की टर्म में आएगी। तो यहाँ पर देखिए एम वाई इक्वल टू एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री प्लस एम फोर वाई फोर। तो वाई इक्वल टू एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री प्लस एम फोर वाई फोर डिवाइड बाई कैपिटल एम। अगर हम मान लीजिए, अगर इसको जनरलाइज वे में हम करना चाहें और पार्टिकल्स की जो क्वांटिटीज है वो n है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 100, 200। तो इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा कैपिटल M, सेंटर ऑफ मास तो वही होगा m1 m2 m3 से लेकर के mn, इन सब का एडिशन। और x जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 से लेकर के mn xn और डिवाइडेड बाई कैपिटल M। सेम चीज y के लिए आएगी, कैपिटल Y इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 से लेकर के mn yn डिवाइडेड बाई कैपिटल M। इस तरीके से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे जब हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। लेकिन ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो किसी 2 या 4 पार्टिकल से नहीं बनी होती, वो कंटिन्यूस होती है, जैसे कोई क्यूब हो गया, कोई सिलेंडर हो गया। अब इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इंटीग्रल एरिया है तो हमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी एक स्मॉल पार्ट इस ऑब्जेक्ट में के अंदर कोई भी एक स्मॉल पोर्शन ले लेंगे और उसका मोमेंटम एक्स वाई जेड के अबाउट निकालेंगे और उसको इक्वलेट, उसका इंटीग्रेट करेंगे और उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मोमेंटम के बराबर रखेंगे। यानी मान लीजिए हमने डीएम कोई मास लिया, बहुत इनफाइनेटली स्मॉल डिफरेंशिएबल मास लिया, उसका किसी भी एक्सिस, यानी मान लीजिए पहले एक्स के अबाउट ले रहे हैं तो मोमेंटम होगा एक्स डी एम, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मोमेंटम और जो भी लिमिट इसकी होगी मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक, अगर वो प्लेस करेंगे तो इस पूरे मास का एक्स एक्सिस के अबाउट ये मोमेंटम रिप्रेजेंट करेगा और उसको हमें इक्वलेट करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मोमेंटम के बराबर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो मास होगा अगेन कैपिटल एम होगा, यानी पूरा जो मास होगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मास माना जाएगा। और एक्स एक्सिस जो डिस्टेंसेस होगी एक्स वाई जेड, तो ये चीज हम ली जाएगी। तो कैपिटल एम एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी एम, तो एक्स बराबर 1/m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी एम, वाई बराबर 1/m इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, z बराबर 1/m इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम। तो इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग हैविंग रेडियस r, यानी एक रिंग है, जो ये जो एक रिंग है जिसका कोई ना कोई मास है,
और सेमी सर्कुलर अरेंजमेंट में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब इसको एक्स वाई जो एक्सिस है हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि बिल्कुल वाई एक्सिस को सिमेट्रिकली डिवाइड करें दो पार्ट में। तो इस पूरे अरेंजमेंट, ये जो रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पे आएगा, ये हम सिमेट्री से कह सकते हैं। लेकिन वाई एक्सिस पे मतलब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर रहेगा बिल्कुल बीच में, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई एक्सिस पे कितना रहेगा, यहाँ 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 किस डिस्टेंस पे रहेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए टोटल मास ऑफ रिंग हम कैपिटल एम लेते हैं, रेडियस इसकी आर है, तो जाहिर सी बात है ये पूरी लेंथ होगी, क्योंकि हाफ सर्कल बना रहा है तो लेंथ इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 यानी पाई आर कहलाएगा। और एक छोटा सा मास यहाँ पर ले लेते हैं हम डीएम, और डीएम जो कि एक डी थीटा एंगल बनाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ डीएम फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये रेडियस आर है तो ये आर साइन थीटा और आर कोस थीटा वाई के साथ इसका डिस्टेंस होगी। डीएम जो हम निकालेंगे, अब डीएम कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पाई आर पूरी जो लेंथ है इसके लिए जो मास था एम था, तो यूनिट के लिए एम अपॉन पाई आर, और इतनी सी लेंथ जिसको हम आर इंटू डी थीटा लिख सकते हैं, तो डी एम बराबर कैपिटल एम अपॉन पाई आर डी थीटा, और एम डी थीटा अपॉन पाई। अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई है, तो पहला जो कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स, हम एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा ये हम देख चुके हैं। एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसी एक्सिस पे होगा, यानी एक्स पार्ट इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का 0 होगा, ये हम सिमेट्री से कह सकते हैं। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेकिन फिर भी हम पूरी मेथोडोलॉजी के साथ इसको फाइंड आउट करेंगे। देन x इक्वल टू 1 अपॉन m इंटीग्रेशन ऑफ x डी एम, 1 अपॉन m इंटीग्रेशन, यहाँ पर x की वैल्यू लिख लीजिए, x कोऑर्डिनेट के साथ डिस्टेंस कितना हो गया r कोस थीटा, y के साथ जो डिस्टेंस है वो x वैल्यू कहलाएगी r कोस थीटा m डी थीटा अपॉन पाई। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0, क्यों, यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, r और अपॉन पाई बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा जिसकी वैल्यू साइन थीटा होती है, और साइन थीटा 0 से लेकर के पाई अगर लिमिट में रखेंगे तो 0 आएगा। सेम चीज़ हम यहाँ पर y में करेंगे, y इक्वल टू एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू रखेंगे, यानी इस डी एम की y डिस्टेंस पे ये r साइन थीटा है, r साइन थीटा m डी थीटा अपॉन पाई, m से m कैंसिल तो r अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा 0 से लेकर के पाई, और इसकी वैल्यू 2r अपॉन पाई होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इस सिस्टम का आएगा 0, 2r अपॉन पाई। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।